Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medical College of Nursing in Elite Health Science here, Upper Warai. Today we will discuss about a very important topic and it's a nephrotic syndrome. हम जो है अभी पढ़ रहे हैं पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट नंबर 11 जो यूरिनरी जितनी भी यूरिनरी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम यूटीआई को पढ़ चुके हैं कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन क्या है। तो दो स्टूडेंट जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, हम इसमें इस वीडियो में हम उस वीडियो की लिंक्स देंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखने हैं, क्योंकि उसमें हमने कोशिश की है जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझाने की। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझने में आसानी होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या, इसके डिफिनीशन को हम सबसे पहले देखेंगे, फिर इसके रेस्पिरेटरी काजेस को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी जो साइंस सिम्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है आगे इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखेंगे कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, उसको देखेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। जो मेडिकल है ट्रीटमेंट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या, ठीक है। व्हाट इज़ अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? देख, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसको जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे जो है फिर हम स्लाइड बनेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यू कैन से कि हमें पता है कि हमारे पास किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। ये अगर हमारे पास एक मेन जो रीनल आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से आर्टियोज निकलते हैं, वो एक जाल सा बना देते हैं, ठीक है। और फिर इससे एक और एग्जिट होते हैं एक आर्टियोज, ठीक है। इस जाल को हम कहते हैं ग्लोमेरस, ठीक है। ये हमारे पास ग्लोमेरस है। ये हमारे पास बोमिन कैप्सूल है, ठीक है। ये हमारे पास कन्वलेटेड ट्यूब है। ये लोब ऑफ हेनरी है। फिर डेस्टर कन्वलेटेड ट्यूब है और फिर यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब है, ठीक है। दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसमें क्या प्रॉब्लम होते हैं? जो ये ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, ये ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन इसमें डैमेज होते हैं। क्या हो जाते हैं? डैमेज। देख इसमें, देख अगर हम यहाँ पे देखें ना, जो एपेरेंट, इसको हम एपेरेंट आर्टरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटर होते हैं तो इसको हम एपेरेंट आर्टरी कहते हैं। जो एपेरेंट आर्टरी है, अगर आप इसके डायमीटर को देखेंगे तो ये मतलब वाइड है, यानी यहाँ से ज़्यादा ब्लड जो है वो एंटर हो सके जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है उसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ई पेरेंट आर्टरी निकलते हैं, ई पेरेंट, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट होते हैं, यहाँ से ब्लड एंटर होते हैं और यहाँ से ब्लड एग्जैक्ट होते हैं। तो इसके डायमीटर को अगर हम देखें ना, तो इसके डायमीटर नैरो है, यानी कम है इस एज कम्पेयर टू द एपेरेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ब्लड ज़्यादा, यानी ज़्यादा ब्लड अंदर जाते हैं, लेकिन जो ब्लड निकलते हैं वो कम निकलते हैं। तो इसका मेन जो मेकेनिज़्म है वो ये है कि ये चूँकि ये इसके ऊपर क्या डालेंगे? प्रेशर, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि ज़्यादा ब्लड एंटर होते हैं, कम ब्लड जो है उससे निकलते हैं। तो ये ब्लड उस पे क्या डालेंगे? प्रेशर डालेंगे। इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और ये प्रेशर, इसका मेन काम ये है कि ये यहाँ से लीकेज करते हैं, मतलब यहाँ से निकलते हैं जितनी भी परमेबिलिटी होते हैं उसमें। तो इससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। फिर वो आ जाते हैं जो हमारे ब्लड और ये सारी चीज़ें बोमेन कैप्सूल में, फिर जो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब है, फिर लोब ऑफ हेनरी, फिर डेस्टर कन्वलेटेड ट्यूब और फिर कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है या यूरिन है वो आउट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं फ्रॉम द बॉडी। फिर यहाँ पे एक जाल होते हैं कैपिलरीज के, और यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन और री एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, एसेंशियल चीज़ें होते हैं, वो री एब्जॉर्ब होते हैं। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होते हैं
कि जो ग्लोमेरस है, जिसके हमने ग्लोमेरस की बात की, वो डिमैश हो जाते हैं, ठीक है। जब ग्लोमेरस डिमैश हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये किसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेन क्या होता है, जो ग्लोमेरस है, जो ग्लोमेरस मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाते हैं, डिमैच होता है जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरस मेम्ब्रेन, ये डिमैच हो जाते हैं, ठीक है। जब ये डिमैच हो जाते हैं, जो परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की, तो नॉर्मली अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इट्स एम जो है, इट्स नॉट परमेएबल फॉर द प्रोटीन। जब इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं तो प्रोटीन जो है वो लॉस हो जाते हैं यूरिन में, ठीक है, प्रोटीन लॉस हो जाते हैं यूरिन में, ठीक है। जब यूरिन में प्रोटीन लॉस हो जाते हैं तो इससे जो ब्लड है, ब्लड में एल्बुमिन डिक्रीज हो जाते हैं, ब्लड में एल्बुमिन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं एल्बुमिन। जब ब्लड में एल्बुमिन कम हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाते हैं। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाते हैं तो मैंने कह दिया था कि दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, जो कैप्सूल है उसके अंदर होते हैं, और वो इसका काम ये है कि जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है और या वो बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम द कैपिलरीज। और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वापस चीज़ों को लेकर जाते हैं ब्लड वेसल में। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड है वो हो जाते हैं आउटसाइड फ्रॉम द, यानी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें अकोमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इडीमा हो जाता है, क्या, इडीमा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं, परमेबिलिटी इंक्रीज की वजह से जो प्रोटीन है वो लॉस हो जाता है यूरिन में, जो प्रोटीन यूरिन में लॉस हो जाते हैं तो एल्बुमिन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। हम उसको हाइपो एल्बुमिनीमिया भी कहते हैं। जब एल्बुमिन कम हो जाते हैं तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो ऑस्मेटिक प्रेशर फिर मेंटेन नहीं हो रहते और डिक्रीज हो जाते हैं। जब ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं तो फिर इसकी वजह से अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं, और अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से इडीमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो डैमेज होंगे, ठीक है। इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं, इसका मैं एक आसान, आप लोगों को एक आसान फार्मूला बताऊंगा कि किस तरह हम उसको याद कर सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, ठीक है। आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम को याद करने के लिए आसान तरीका क्या है कि आप प्रोमोट को याद करें, PROMOT और ठीक है। प्रोमोट को अगर आप याद करेंगे तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको आप याद कर सकते हैं। देख, इसमें यही चीज़ें होंगी, मेन जो कंसेप्ट है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो इसमें डैमेज हो जाते हैं। तो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब ये है कि इसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होंगी, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन में प्रोटीन होंगी, ठीक है। आर का मतलब क्या है कि इसमें जो रेनल है, जो किडनी है, वो डैमेज होंगी, ठीक है, रेनल डैमेज होगी। ओ का मतलब क्या है कि इसमें ओडीमा होंगे, ठीक है। एम का मतलब क्या है कि मैनिमल, मैनिमल एल्बुमिनीमिया होंगी। एल्बुमिन की अगर हम बात करें तो ब्लड में जो एल्बुमिन है वो मिनिमम होंगे, यानी इसके अमाउंट कम होंगे, ठीक है। ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है कि ओबेसिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें वेट क्या हो जाते हैं, वेट गेन हो जाते हैं, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वेट गेन हो जाते हैं, उसमें ओबेसिटी होते हैं, पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, क्योंकि जो कोगुलेटरी जितने भी फैक्टर है हमारे पास वो हाई हो जाते हैं उसमें, तो थ्रोम्बोसिस जो है उसमें हो जाते हैं।
ई का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ऑलरेडी यूरिन में लॉस हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, चाहे वो पोटाशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं इसमें। तो प्रोमोट से हम उसको याद कर सकते हैं कि मतलब प्रोटीन यूरिया होंगी उसमें, उसकी जो रीनल है डिमेज हो जाएंगे, वो ओडीमा होंगे उसमें, ठीक है। जो एल्बुमिन है वो मिनिमल होंगे, डिक्रीज होंगे, ओबेसिटी होंगे, हाइपरटेंशन होंगे, थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। ये मेन आप कह सकते हैं कि इसको आपका साइन सिम्टम भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम इसके साइन सिम्टम की बात करें तो उसमें क्या होंगे, प्रोटीन यूरिया होंगी, ठीक है, यूरिन में प्रोटीन आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लड में हाइपो एल्बुमिनीमिया होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें और तो ओडिमा होंगी उसमें, ठीक है, डिक्रीज होंगे एल्बुमिन। इसके अलावा हाइपरटेंशन होगी, पेशेंट वेट गेन करेंगे उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें इम्बैलेंस होंगी, वीकनेस होंगी, फटीग होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आगे जो है हम जाके उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ कंसेप्ट था, पहले कंसेप्ट बनाने की मैंने कोशिश की ताकि आप लोगों को आगे जब हम स्लाइड को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को इसमें आसानी हो। तो इसलिए हमने डायग्राम में थोड़ा बहुत उसको हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं स्लाइड को, देख व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है कि अल्ट्रेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है उसमें अल्ट्रेशन आ जाते हैं, ठीक है। किस तरह अल्ट्रेशन आ जाते हैं, हमने कहा ना कि मतलब उसके जो नॉर्मल, अगर हम ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो है उसके अगर परमेबिलिटी की बात करें तो वो प्रोटीन के लिए मतलब परमेएबल नहीं है, प्रोटीन उससे नॉर्मली पास नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो डिमैश हो जाते हैं। जब ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन डिमैश हो जाते हैं तो उसमें अल्ट्रेशन आ जाते हैं और उसकी जो परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं। और जो इंक्रीज हो जाते हैं इससे क्या हो जाता है, मैसिव प्रोटीन यूरिया, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो यूरिन में फिर लॉस हो जाता है। जब प्रोटीन यूरिन में लॉस हो जाते हैं तो इसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाते हैं, यानी ब्लड में एल्बुमिन की जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हाइपर लिपिडीमिया हो जाते हैं, यानी ब्लड ब्लड में लिपिड की जो अगर हम बात करें उसकी जो अमाउंट की बात करें वो इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एडीमा हो जाता है। एडीमा किस तरह होते हैं मैंने पहले आपको बता दिया कि सबसे पहले जो ग्लिमरस मेम्ब्रेन है वो डिमैश हो जाते हैं। ग्लिमरस मेम्ब्रेन डिमैश होने की वजह से जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं तो प्रोटीन यूरिया होते हैं, प्रोटीन यूरिया हो जाते हैं तो ब्लड में एल्बुमिन कम हो जाते हैं और इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाते हैं, फ्लूइड अक्यूमुलेशन होते हैं, तो इसकी वजह से एडीमा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी काजेज क्या है, ठीक है। सो इट्स आकर when the filter and the kidney leak an excessive amount of protein, the level of protein in the blood decrease, ठीक है। क्या हो जाते हैं, मतलब ये कहते हैं कि आकर व्हेन द फिल्टर एंड द किडनी, जो नॉर्मली फिल्टर करते हैं वो लीक हो जाते हैं। फिल्टर क्या है, जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, वो मेन काम उसका क्या है कि फिल्टर करते हैं। वो फिल्टर क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि एग्जेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। यूरिन में द लेवल ऑफ प्रोटीन एंड द ब्लड इज डिक्रीज। अब ब्लड में प्रोटीन के लेवल क्यों डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी लॉस हो रही है यूरिन में। जो जब प्रोटीन यूरिन में लॉस होंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्लड में कम होंगे उसकी अमाउंट, एंड दिस अलाउ फ्लूइड टू लीक अक्रॉस द ब्लड वेसल, ठीक है, एंड टू द टिश्यू। और इसकी वजह से क्योंकि जो एल्बुमिन है, जो प्रोटीन है, वो ऑलरेडी ब्लड में कम है, तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उस क्या कहते हैं कि इट्स अलाउड द लीक अक्रॉस द ब्लड वेसल एंड टू द टिश्यू। ब्लड वेसल से जो लीकेज है वो कंटिन्यूसली जारी होते हैं और वो ब्लड वेसल से जो फ्लूइड है वो लीक हो जाते हैं टिश्यू में और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, एडिमा हो जाते हैं, ठीक है। अब जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम है आर काज्ड बाय चेंज इन द इम्यून सिस्टम, ठीक है। Nephrotic syndrome are caused by changes in the immune system. Mostly this is immune system के में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं, मतलब यू कैन से कि दिस इज ऑटो इम्यून
डिजीज़ की वजह से जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्टली काज होते हैं। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होंगे कि फॉर द अननोन रीजन वी डोंट नो एग्जैक्ट द रीजन की एग्जैक्ट रीजन क्या है व्हाई द ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। सो फॉर द अननोन रीजन द ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन यूजुअली इम्परमेएबल टू अ लार्ज प्रोटीन। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन के लिए क्या है परमेएबल है, मतलब प्रोटीन उससे पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो इसमें जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो बिकम्स परमेएबल, वो परमेएबल हो जाते हैं फॉर द प्रोटीन, यानी प्रोटीन फिर उससे पास हो सकते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन लीक थ्रू द मेम्ब्रेन एंड लॉस इन द यूरिन। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो डिमैश हो जाते हैं, इसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं, इसकी वजह से जो प्रोटीन है स्पेशली एल्बुमिन वो लीक हो जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू और ये लॉस हो जाते हैं यूरिन में। ठीक है, जब यूरिन में ये लॉस हो जाते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज एंड प्रोटीन यूरिया इंक्रीज। जो प्लाज्मा में प्रोटीन के अमाउंट है, ब्लड में अगर हम प्रोटीन के अमाउंट की बात करें तो वो डिक्रीज होंगे और प्रोटीन यूरिया इंक्रीज होंगे, यानी प्रोटीन लॉस एंड यूरिन इंक्रीज होंगे। ठीक है, फिर क्या है कि जब भी मतलब एल्बुमिन कम हो जाते हैं, जिस तरह हमने कहा कि प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाते हैं, तो इससे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर विच होल्ड्स वाटर एंड द जो मतलब टिश्यू और जो वेसल है उसके दरमियान जो वाटर के एक्सचेंज है या उसकी जो होल्ड करना है, उसको जो मेंटेन करना है, वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जब रिड्यूस हो जाते हैं टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सीरम एल्बुमिन, क्योंकि जो सीरम एल्बुमिन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस अलाउ फ्लूइड टू फ्लो फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल है, उससे जो फ्लूइड है वो आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और इसकी वजह से चूंकि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब फ्लूइड के अकोमुलेशन हो जाते हैं तो उसको हम इडीमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल है और ये हमारे पास सील है, टिश्यू है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होते हैं तो यहाँ से लीक हो जाते हैं फ्लूइड, वो आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है, वो आ जाते हैं सेलुलर स्पेस में। ठीक है, जब इस स्पेस में वो आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अकोमुलेशन शुरू होते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये वापस जो है जाते हैं उसमें। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये वापस जो है ब्लड वेसल में जाते हैं, लेकिन चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज है तो ये अब वापस एब्जॉर्ब नहीं होंगे और यहाँ पे जो स्टील है यहाँ पे वो अकोमुलेशन शुरू हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होंगे, इडीमा हो जाएंगे। ठीक है, तो अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड टू द जितने भी इंटरस्टिशियल स्पेस है एंड द पोटेंशियल द पेरिटोनियल क्यूटी इज आल्सो इंक्रीज एंड द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन व्हिच कॉज द रिटेंशन ऑफ द सोडियम। ठीक है, तो इसकी वजह से देख, जब लीकेज हो जाते हैं मतलब ब्लड वेसल से जो प्लाज्मा है, जब उससे फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाते हैं तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं तो जो रॉस सिस्टम है, रॉस, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उस फार्माकोलॉजी में रॉस। ठीक है, रिलीन जो है एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम हम उसको कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट हो जाती है। जब एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट हो जाती है तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि रिटेंशन ऑफ सोडियम, सोडियम को रिटेन करता है। जब रेनिन रिलीज देख, जब भी हाइपोइलीमिया हो जाते हैं किडनी में, ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है तो रेनिन रिलीज करते हैं किडनी। ठीक है, फिर लेवर से एक एंजाइम आते हैं जिसको एंजियोटेंसिनोजिन कहते हैं, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिनोजिन 1 में। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन 1 फिर लंग से एक हार्मोन आते हैं
जिसको ACE कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं 2 में, और 2 के एक तो ये काम करते हैं कि एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और दूसरा है कि वो डायरेक्टली जो हमारी ब्लड वेसल है वहाँ पे उसके लिए मतलब हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन होते हैं, और उससे जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? एल्डोस्टेरॉन एक काम तो ये करते हैं कि ये रिटेंशन ऑफ द सोडियम करते हैं। जब सोडियम ज़्यादा रिटेन हो जाते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्टिमुलेट होते हैं और एडीएच को रिलीज़ करते हैं। जब एडीएच को रिलीज़ करते हैं तो वो रिटेंशन ऑफ वाटर करते हैं। जब रिटेंशन ऑफ वाटर करते हैं तो इसकी वजह से जो उनकी बार जो ब्लड है उसमें वाटर की जो मकदार है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी उसमें लीकेज हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाते हैं और जनरलाइज एडीमा हो जाती है। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म है। सिंपली आप इस तरह उसको जो है याद कर सकते हैं कि मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होते हैं, जो लीकेज होते हैं फ्रॉम द कैपिलरीज टू एक्स्ट्रा सेलुलर, वो कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूस रहते हैं और इसकी वजह से एडिमा हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरॉन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम अगर इसको देखें, ठीक है, अगर आप हम इसको देखें तो ये क्या है कि देयर इज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन ड्यू टू डिक्रीज द गामा ग्लोबुलिन। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जनरलाइज इडीमा हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, जो हमने पहले भी डायग्राम बनाया था। ठीक, ये देख, ये हमारे पास दो आर्टरीज हैं। ठीक है, ये एंट्रिंग है जिसको एपेरेंट कहते हैं, और ये एग्जैक्ट है जिसको इपेरेंट कहते हैं। ये हमारे पास ग्लोमरस है। क्या है ग्लोमरस? ये हमारे पास बोमन बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, और ये हमारे पास कन्वोलेटेड ट्यूब है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब है, ये लोब ऑफ हेनरी है, ये डेस्टल कॉन्टिलेटेड ट्यूब है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाता है कि जो री एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन है वो नहीं होती। उसमें प्रोटीन क्या है, तकरीबन मोर देन 3.5 ग्राम पर डे जो है वो यूरिन में लॉस हो जाते हैं। हाई जो हमारे पास लिपिडीमिया है, यानी लो डेंसिटी लिपिड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में। और इसके अलावा हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाते हैं, एल्ब्यूमिन की जो अमाउंट है, प्रोटीन के अमाउंट है वो ब्लड में कम हो जाते हैं, और सीवियर एडीमा हो जाता है। क्योंकि हेवी यूरिनरी प्रोटीन लॉस है। प्रोटीन क्या हो जाते हैं, यूरिन में लॉस हो जाते हैं। जब प्रोटीन लॉस हो जाएंगे यूरिन में, तो जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन है, खसूसन जो एल्बुमिन है उसकी मकदार कम हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, जो ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो डिमैश हो गया है। जब डिमैश हो गया है तो प्रोटीन लीकेज इनटू द यूरिनरी स्पेस, जो यूरिनरी स्पेस है, जो जिस तरह हमने बोमेन कैप्सूल की बात की, स्पेस की बात की, तो उसमें जो ट्यूब है उसकी बात की, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रोटीन है वो लीक हो जाते हैं उसमें। ठीक है, जब लीक हो जाते हैं तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमने पहले कहा कि जो लीकेज ऑफ द फ्लूइड है फ्रॉम द ब्लड वेसल वो जारी रहते हैं, और कार्डिक आउटपुट भी उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है। अगर हम कार्डिक की बात करें तो कार्डिक पे उसकी क्या असर है? एक तो इस पे इनका इफेक्ट ये है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज होंगे। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से क्या डिक्रीज होंगे, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होंगे। जब ये कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होंगे तो जो हाइपोवोलीमिया कास होंगे। आर्टियल हाइपोवोलीमिया जब भी कास होता है तो किडनी इसके लिए स्टिमुलेशन ऑफ द किडनी, और वो रेनिन जो है उसको रिलीज करते हैं, और रेनिन एंजियोटेंसिन या जो रेनिन एंजियोटेंसिन जो टेंसिन है एल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी रॉस सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस की, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब रॉस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो ड्यू टू एल्डोस्टेरोन सोडियम रिटेंशन होते हैं, और एडीएच की वजह से जो H2O है उसके रिटेंशन हो जाते हैं। जब रिटेंशन हो जाते हैं तो एक्सेसिव एक्सपेंशन ऑफ द सोडियम स्पेस, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर एडीमा हो जाता है। जो पिछले स्लाइड में हमने उसको डिटेल से डिस्कस कर दिया था कि किस तरह एडीमा हो जाते हैं। ठीक है,
अब अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो तकरीबन वन ओवर, अगर हम रेशो की बात करें तो 50,000 में से हर वन चिल्ड्रन जो है दे आर सफरिंग दिस डिजीज। मेल में ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। कॉमन एज की अगर हम बात करें तो ये चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 2 to 6 ईयर अब जो एज है उसमें ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। बट कैन बी अगर एट एनी एज, लेकिन अगर हम बात करें एज के तो 2 to 6 ईयर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन एनी एज में ये आ सकते हैं, ठीक है। अगर साइंस सेंटर की बात करें तो जिस तरह मैंने प्रोमोट की बात की, अगर आपको प्रोमोट भी आते हैं तो एट्स एन आपकी प्रोटीन यूरिया हो जाता है, आर से जो रीनल है वो भी मैच हो जाते हैं, ओ से ओडीमा हो जाते हैं, एम से जो एल्बुमिनीमिया हो जाते हैं, ओ से जो है ओबेसिटी हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, मतलब वेट गेन हो जाते हैं, फटीग होते हैं, और जो टी है उससे कन्वर्सन हो जाते हैं, ई से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ओडीमा है, ठीक है। इनिशियली अगर हम बात करें तो जो अराउंड द आइज है, ठीक है, यहाँ पे ये सबसे पहले जो है आप उसको देख सकते हैं, एसाइटिस है, जब जो पेरिटोनियल कैविटी है जब वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाते हैं तो एसाइटिस कहते हैं उसको, ठीक है। स्क्रोटल एडिमा भी है उसमें, ठीक है। स्ट्राई भी अपीयर हो सकते हैं उसमें बिकॉज ड्यू टू स्कैन जो है क्योंकि वो स्ट्रेचिंग हो जाते हैं अब द स्कैन टू, इसकी वजह से स्ट्राइड जो मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। पेटिंग इडीमा होते हैं उसमें, ठीक है। वेट इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड है वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एरिया है वहाँ पे चले जाते हैं, प्रोटीन यूरिया हो जाते हैं, ठीक है। यानी यूरिन में जो प्रोटीन है वो लॉस हो जाते हैं, फटीक होते हैं उसमें, इरिटेबल एंड डिप्रेशन हो जाती है उसमें, ठीक है। इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर दिया था। एनोरेक्सिया होता है, नॉजिया वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है वो उसकी वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये साइंस सिम्टम है, लेकिन साइंस सिम्टम को मैंने आपको कह दिया कि आप जो है प्रोमोट या प्रोटेक्ट से भी आप याद से कर सकते हैं। अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो चूंकि उसमें प्रोटीन यूरिया होती है तो हम इस पर यूरिन एनालिसिस भी करते हैं, और इसके साथ साथ जो डेप्स्टेक है, यानी यूरिन डेप्स्टेक फॉर प्रोटीन, हम डेप्स्टेक से भी प्रोटीन को हम देख सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो यूरिन एनालिसिस में हम प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन जो है वो 3+ या 4+ अंडा, अगर हम डेप्स्टेक की बात करें तो इसमें हमारे पास 3+ या 4+ होंगे, ठीक है। क्योंकि 3.5 ग्राम जो है वो पर डे तकरीबन लॉस हो जाते हैं, उसमें हेमिचूरिया हो जाते हैं, ठीक है। मे बी एब्सेंट माइक्रोस्कोपिक, मतलब हेमिचूरिया व्हेन द ब्लड ओनली, ठीक है। तो कभी कभार उसमें ये भी हो जाते हैं, अगर मतलब माइक्रोस्कोपिक हम एग्जामिनेशन करें तो उसमें आरबीसी जो है यूरिन में आपको मिलेंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल सीरम प्रोटीन, प्रोटीन लो होंगे ब्लड में। एल्बुमिन की अगर हम बात करें तो एल्बुमिन भी लो होंगे, ठीक है। तो इसमें हम आर भी करते हैं और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों जो टेस्ट है हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आर एफ टीज, रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट में हम इसमें करते हैं आर एफ टीज, और इसके साथ साथ जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये दोनों टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट जिस तरह मैंने कह दिया, लेकिन मोस्टली आप अक्सर जो है नॉर्मल हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो अपन नॉर्मल बट 25%, अगर पेशेंट की हम बात करें तो उसमें हाइपरटेंशन हो जाते हैं, ठीक है। रीनल बायोप्सी भी हम कर सकते हैं, उसके लिए एमआरआई भी कर सकते हैं, स्कैन जो सीटी स्कैन है वो भी कर सकते हैं। देख दिस इज रीनल बायोप्सी, ठीक है। एक तो बायोप्सी नीडल है जिसको एंटर करते हैं किडनी में, और जो एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस हो, जो डिमेज है उसको क्या करते हैं, उस एरिया को वहाँ से जो सैंपल है वो ले लेते हैं।
अब नर्सिंग केयर क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो गोल है नर्सिंग के, टू रिलीव एडिमा, एडिमा को क्या करना है, रिलीव करना है। तो एडिमा रिलीव करने के लिए कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन हम करेंगे, हम एडमिनिस्टर स्टेरॉइड, अगर प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड है जिस तरह प्रेडनिसोलोन है, तो ये 2 से लेकर 4 mg पर केजी हम उसको दे देते हैं टू कंट्रोल एडिमा। इसके अलावा ऑब्जर्व फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड, लेकिन स्टेरॉइड चमके उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई डोज स्टेरॉइड उसको मिल रही है, तो इसकी जो साइड इफेक्ट है उसको भी आपने माइंड में रखने हैं कि कोशिंग सिंड्रोम ना हो उसमें। कोशिंग सिंड्रोम की वजह से फिर मोन फेस, एब्डामिनल जो टेस्टेंशन है या स्ट्राइड्स है, एपेटाइट इंक्रीज हो जाते हैं उसमें, वेट इंक्रीज हो जाते हैं उसमें। तो ये टाइप की जो साइंस सिम्टम है जैसे कोशिंग सिंड्रोम, तो हमने उसको कोशिंग सिंड्रोम के लिए भी ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेड डायरेटिक्स हम उसमें देते हैं जिस तरह फ्यूरिसिमॉइड है, यानी लासेक्स के नाम से जो आते हैं। डायरेटिक्स कैन काज लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, स्पेशली पोटाशियम। लेकिन एक बात है कि इससे जो पोटाशियम है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इट कैन बी लॉस्ट इन यूरिन। तो फिर आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो हाई पोटाशियम फूड ले ले, जिस तरह हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स है, या हमारे पास जो है एप्रिकॉट है या बनाना है, इस टाइप के जो फूड है फिर उसको हम एडवाइस करते हैं। कीप द चाइल्ड, जितने भी हमारे जो चाइल्ड हैं उसको क्रैप में रखना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सीवियर एडिमा, ठीक है। स्ट्रिक्टली आई वो शार्टिंग करते हैं, ठीक है, कि मतलब जो इनटेक है उसके और जो आउटपुट है, तो दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों को हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट जो नेगेटिव या पॉजिटिव कौन से मतलब उसमें है। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेते हैं और उसकी आउटपुट कम है तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनपुट को, इनटेक ऑफ द फ्लूइड को, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है फिर हम उसको एडवाइस करते हैं ताकि जो एडिमा है वो और भी वर्स ना हो। इसके अलावा डेली वेट को हम मेजर करते हैं और एब्डोमिनल ग्रोथ को हम कहते हैं करते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि वाटर रिटेंशन होते हैं उसकी, तो वाटर रिटेंशन की वजह से जो वेट है वो गेन हो सकते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग केयर अगर हम गोल ये हो कि टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द स्किन ब्रेक डाउन, तो इसके लिए हम कौन से नर्सिंग इंटरवेंट कर सकते हैं। एक तो है कि पोजीशन द चाइल्ड जो है कंफर्टेबली इन द बेड, सो डेट जो जितनी भी देख, एक तो यह है कि पेशेंट की जो पोजीशन है उसको भी चेंज करना है और कंफर्टेबल पोजीशन लेना है पेशेंट को, या उस एरिया को जहाँ पे स्वेलिंग है तो उसको पहले सपोर्ट देना है ताकि एडिमा कम हो। और दूसरा ये है कि बार जो उसके बेड है उसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा कांटेक्ट की वजह से जो उसके स्कैन है उसके ब्रेक डाउन हो सकते हैं। एलिवेट द चाइल्ड्स हेड टू रिड्यूस द पेरीऑर्बिटल एडिमा, जो पेरीऑर्बिटल एडिमा है अराउंड आइज, और उसमें जो हमने बात की, तो जो चाइल्ड है उसकी जो हेड है उसको एलिवेट करना है ताकि वो कम हो। प्रोवाइड गुड स्किन केयर उसको प्रोवाइड करने हैं। गिव बाथ एंड मेंटेन हाइजीनिक, स्पेशली जितने भी जेनिटल एरिया है या मॉइस्ट एरिया है उसको जो है उसका केयर करना है, ठीक है, ताकि स्किन ब्रेक डाउन ना हो। चेंज बेडिंग डेली, उसकी जो बेडिंग है वो डेली चेंज करने, और वो रिंकल फ्री हो, मतलब उसमें रिंकल ना हो, ताकि फ्रैक्शन से अवॉइड हो उसकी स्किन, या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से, ताकि उसकी स्किन ब्रेक डाउन ना हो। अदर नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एडमिशन टू वार्ड, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट मोस्टली जो है वो एडमिट हो जाते हैं वार्ड में। एक्सप्लेन पेरेंट द नेचर ऑफ इलनेस, उसकी जो पेरेंट है उसको एक्सप्लेन करना है अबाउट द कंडीशन, अबाउट द डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड टेस्ट है, जो अगर हम फुल बैकग्राउंड की बात करें या डीसी की बात करें, या हमारे पास जो क्रेटिनिन्स है उसकी बात करें, सोडियम लिपिड की बात करें, या सीएस की बात करें, ठीक है, जो कल्चर सेंसिटिविटी है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, जितने भी है, सेरम एल्बुमिन है, उसको हम परफॉर्म करते हैं। एक्सरे और ई को भी हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। डेली यूरिन डिस्ट्रिक्ट फॉर जो प्रोटीन है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन यूरिया होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट से जो है ना हमने उसको चेक करना है। बीपी भी उसको चेक करने हैं, वेट भी उसको डेली करने हैं, एब्डोमिनल गर्थ भी उसकी चेक करने हैं। इसके अलावा जो आईवी इन्फ्यूजन है
उसको मेंटेन करना है, उसको स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास जो एडमिनिस्टर ऑफ द आईवी एल्बुमिन, क्योंकि ब्लड में जो एल्बुमिन है उसके अमाउंट कम हो जाते हैं, तो हमारे पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो ये है कि हम बाहर से जो है पेशेंट को एल्बुमिन दे दें, बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। स्टार्ट ऑन द स्टेरॉइड थेरापी पेशेंट को देने हैं, जिस तरह प्रेडनिसोलोन है। और हमने पहले कहा था कि हाई डोज में यानी 2 से लेकर 4 mg पर केजी जो है हम पेशेंट को देते हैं, और वो भी TDS या BD यानी 2 टाइम या 3 टाइम हम पेशेंट को दे देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई डोज है, तो इसके लिए हमें फिर पेशेंट को जो है उसको ऑब्ज़र्व करना है फॉर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द स्टेरॉइड, जिस तरह कॉशिंग सिंड्रोम है। एडमिनिस्टर जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक है, अगर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक है तो हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसका मेन पर्पज़ ये है कि उनकी उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी सप्रेस हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन की जो चांसेस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम फिर उसको एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो डायरेटिक्स थेरापी है उसको स्टार्ट करना है, जिस तरह फ्यूरिसिमाइड है, लासेक्स है। डाइट में रिस्ट्रिक्शन करना है कि आपके पास जो डाइट हो वो हाई प्रोटीन डाइट हो, हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट हो, हाई पोटाशियम डाइट हो, बट सेल या तो बिल्कुल उसमें साल्ट हो नहीं, या बिल्कुल लो साल्ट डाइट हो। ठीक है। स्ट्रेट आई वो जो चार्ट है उसको मेंटेन करते हैं, उसमें स्कैन केयर उसको प्रोवाइड करते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या था। ठीक है। तो सिंपली अगर हम उसको समराइज करेंगे तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें क्या हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, तो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन उसमें डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मली एम परमेएबल होते हैं फॉर द प्रोटीन, लेकिन जैसे जैसे वो डैमेज हो जाते हैं तो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं, और लार्ज जो पार्टिकल ऑफ द प्रोटीन है वो भी उससे फिर पास हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, और वो यूरिन में लॉस हो जाते हैं। जब प्रोटीन लॉस हो जाते हैं इन यूरिन, तो इसकी वजह से जो ब्लड प्लाज्मा में अगर हम प्रोटीन की बात करें, स्पेशली एल्बुमिन, तो वो डिक्रीज हो जाते हैं और हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाते हैं। जब हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाते हैं तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाते हैं तो लीकेज फ्रॉम द कैपिलरीज टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वो कंटिन्यूस रहते हैं, और वहाँ पे अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं। अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से फिर वहाँ पे एडिमा हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल यू कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आप प्रोमोट फार्मूले से आप उसको जो जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जो प्रोमोट फार्मूला है कि पीसी प्रोटीन यूरिया हो जाता है, आरसी जो रीनल डैमेज हो जाते हैं उसमें, ओसी एडीमा हो जाते हैं, एमसी जो है मिनिमल मतलब कम से कम जो हमारे पास एल्बुमिनीमिया हो जाते हैं, एल्बुमिन की जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाते हैं। वो मतलब है कि ओबेसिटी हो जाती है, तो ओबेसिटी में क्या होता है कि वेट गेन हो जाते हैं, हाइपरटेंसिव हो जाती है, ट्रोम्बोसिस उसमें हो सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो इट वाज अ वेरी comprehensive and very brief concise explanation था। if you have any questions you can ask me in the comment section। इंशाल्लाह I will try कि मैं टाइमली उसके आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इंशाल्लाह एक और डिजीज़ के साथ जो है मिलते हैं फिर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टडी किया करें, बिकॉज द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट फॉर द एग्ज़ाम। मे बी कि वीक 2 में आप लोगों के एग्ज़ाम अरेंज हो, तो लिहाजा आप लोगों ने इसके लिए ज़्यादा स्टडी करने हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है स्टिल, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।